Hello friends, this is Sangam Forim. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about COPD treatment. कि COPD का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं और उसके इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी ट्रीटमेंट. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीओपीडी होता क्या है. चलिए जरा इसे डिफाइन कर देता हूँ. फ्रेंड्स, सीओपीडी का पूरा नाम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम लोग एम्फीसीमा बोलते हैं. फ्रेंड्स, यह एक प्रकार की लंग्स डिजीज है जिसमें अल्विओलाई इन्फेक्टेड हो जाता है और जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है. फ्रेंड्स, अल्विओलाई जो होता है, समझिए कि हमारा जो लंग्स होता है उसका जो एयर सैक होता है जिससे हवा का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो फूल जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं आपको सीओपीडी होने का. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कॉजेज है स्मोकिंग. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है तो उसके कारण भी आपको ये हो सकता है, सीओपीडी का हो सकता है. ठीक है. फिर तो रिपीटेड आरटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी को बार बार आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा था उसके कारण भी हो सकता है. फिर कहता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन है तो उसके कारण भी हो सकता है. फिर कहता है लंग्स डिजीज, कि अगर किसी व्यक्ति को कोई लंग्स डिजीज हो रहा है तो उसके चलते ये भी हो सकता है, आपको सीओपीडी हो सकता है. तो जो बेसिकली जो इसके मेन कॉज होते हैं वो 4 ही होते हैं. पहला मैंने बताया आपको स्मोकिंग, दूसरा रिपीटेड आरटीआई इन्फेक्शन, तीसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और चौथा लंग्स डिजीज. ये 4 कारण बेसिकली होते हैं. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसके कॉज आपको अच्छे से समझ में आ गया. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि ऐसा क्या लक्षण दिखने को मिलेगा जिससे आप पता कर सको कि ये सीओपीडी के केस की ओर इशारा कर रहा है. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है ब्रेथलेसनेस, कि सांस फूलना जिसको बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी होना, या तो इसे आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी कह सकते हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. फिर कहते हैं टैकीपीनिया, आपको सांस जोर जोर से सांस लेगा, या डिस्पीनिया. टैकीपीनिया डिस्पीनिया ऑलमोस्ट टर्म थोड़ा बहुत दोनों का डिफरेंट अपोजिट है एक दूसरे का. ठीक है. टैकीपीनिया, डिस्पीनिया. फिर कहते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी रहेगी ऐसे पेशेंट में. जैसे ही आप ऑक्सीमीटर लगाओगे और ऑक्सीजन चेक करोगे तो जितना सैचुरेटेड ऑक्सीजन होना चाहिए उससे कम आपको मिलेगा. फिर कहते हैं विजिंग साउंड, जैसे ही आप स्टेथो लगा के अगर चेस्ट पे सुनोगे, ठीक है, साउंड, तो लंग साउंड जो होता है वो क्लियर सुनाई नहीं देगा, वो विजिंग साउंड सुनाई देगा. तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स है. इस तरह कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखे आप समझिए कि ये केस इशारा करे सीओपीडी की तरफ. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसके साइन एंड सिम्टम्स आपको बढ़िया से समझ में आ गए. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कि ऐसा क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाए जिससे ये पता चल सके कि यह सीओपीडी का केस है. तो फ्रेंड्स, जनरली जो डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार का टेस्ट लिखते हैं. नंबर 1 है सीबीसी. सीबीसी में अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा रहा है तो इशारा करता है. फिर कहते हैं ईएसआर, अगर किसी का ईएसआर बढ़ा रहा है, ठीक है, ईएसआर ब्लड टेस्ट होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं सीओपीडी की तरफ इशारा करता है. फिर कहते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं. फिर स्प्यूटम टेस्ट भी आप करवा सकते हैं. फिर कहते हैं चेस्ट एक्सरे इन पीए व्यू, चेस्ट एक्सरे भी आप करवा सकते हैं इन पीए व्यू. तो ये कुछ 5 बेसिकली समझिए कि टेस्ट है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि सीओपीडी का केस है कि नहीं है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि टेस्ट के बारे में भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया, इन्वेस्टिगेशन के बारे में अच्छे से समझ में. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में. फ्रेंड्स, बेसिकली मैं यहाँ पे 2 तरीके के ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा, आपको कॉपरेट करेगी, आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी, आपके फील्ड में एक्सपर्टीज होने में थोड़ा सा योगदान जरूर देगी. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, पहले फेज में जो ट्रीटमेंट वो हॉस्पिटल में दिया जाता है, और इस चीज को आप हॉस्पिटल में ही परफॉर्म करें, वो भी डॉक्टर के सुपरविजन में, घर पे ना करें. ठीक, इस बात को याद रखना आपको. तो फ्रेंड्स, अगर कोई पेशेंट सीओपीडी का केस है, ठीक है, या सीओपीडी से ग्रसित है, विक्टिम है, और वो हॉस्पिटल में आता था, सबसे पहले आपको क्या करना, O2 सपोर्ट देना है, उसको ऑक्सीजन देना है. क्या करना, ऑक्सीजन देना है. फिर उसके बाद इंजेक्शन में आपको लेना है क्लैबम 1.2 इंजेक्शन लेना, आईवीबीडी लेना है. फिर इंजेक्शन पैन 40 लेना है, आपको आईवीओडी लेना है. फिर कहते हैं इंजेक्शन लाइकोटीनेस इमीडिएट स्टार्ट, उस समय कम से कम 1-2 लाइकोटीनेस इंजेक्शन देना पड़ता है अगर ऑक्सीजन कम रहे तो, ठीक है, ताकि आरटीआई क्लियर कर सके. उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड जरूरत होगा तब लाइकोटीनेस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. फिर कहते हैं इंजेक्शन
इंजेक्शन डेरिफाइलिन इंजेक्शन आईवीबीडी दे सकते हैं। फिर कहते हैं इंजेक्शन मॉक्सिसिप, जिसके अंदर बेसिकली मॉक्सिफ्लोक्सासिन होता है, वो 100 ml का आता है, उसको आईवीओडी देना होता है। फिर कहते हैं इंजेक्शन पेरिनोम, आपको फिर इंजेक्शन पेरिनोम आईवीबीडी देना होता है। फिर कहते हैं इंजेक्शन ट्रामाडोल या इंजेक्शन कीटानोव, अगर किसी सीने में दर्द हो रहा है तो कीटानोव इंजेक्शन आप दे सकते हो उसको आईएम एसिड से। लेकिन अगर कहीं अलग दर्द हो रहा है, ज्यादा परेशान करता, आप इंजेक्शन ट्रामाडोल 100 ml एनएस के साथ डाइल्यूट करके आईवी स्लोली कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन कम रहा, सांस लेने में दिक्कत हुआ, तो उसको हम लोग नेबुलाइज करते हैं। डुओलिन और बुडीकोट से आप नेबुलाइज कर सकते हो, 2 टाइम 3 टाइम पर नेबुलाइज कर सकते हो। और उसके बाद आईवी फ्लूइड में क्या सिलेक्ट करना, आप उसकी पेशेंट की हिस्ट्री देखिए, अगर शुगर नहीं है तो आरएल डीएनएस डी5 तीनों को ले सकते हैं, अगर नहीं तो आरएल या डीएनएस ले लीजिए। आप उसमें क्या कीजिए, एक पॉलीबियन इंजेक्शन को ड्रिप कर दीजिए या एमवीआ इंजेक्शन को ड्रिप कर दीजिए, आईवी स्लोली 100 ml पर आवर आप चलाइए। तो फ्रेंड्स ये हॉस्पिटल ट्रीटमेंट था, हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट है कि इसको आप हॉस्पिटल में ही करना, घर पे नहीं करना। और ये जानकारी मैंने दिया ताकि आपकी नॉलेज को इनहांस कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट आपको बढ़िया सा समझ में आया। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि घर पे ट्रीटमेंट कैसे होता है। घर पे कहने का मतलब कि जैसे आप ओपीडी दिखवाए जनरल फिजिशियन से, डॉक्टर से, ठीक है, वो दवा लिख देते हैं ना कि घर पे जाइए खाइए, उस तरह का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए उस तरह को समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो डॉक्टर अगर देखेंगे सीओपीडी का केस आता है, सबसे पहले लिखेंगे टैबलेट लिखते हैं क्लैबम 625 1 into BD, एक गोली सुबह एक गोली शाम। फिर टैबलेट कैप्सूल पैंटॉप DSR 1 into ODES, कि एक टैबलेट आपको सुबह लेना है, खाली पेट लेना है। फिर कहते हैं टैबलेट मॉन्टियर एलसी, क्या मॉन्टियर एलसी टैबलेट लेना 1 into ODES, कि ES नहीं HS 1 into ODHS, कि रात में मतलब शाम में सूर्य अस्त होने के बाद इसको लेने के लिए कहेंगे। फिर कहते हैं टैबलेट डेफकोट, अगर बीपी पेशेंट का नहीं हो, बीपी विक्टिम नहीं हो, शुगर विक्टिम ना हो, तब डेफकोट 6 mg 1 into BD कहेंगे डॉक्टर लेने के लिए। फिर टैबलेट म्यूसिनैक 600, इसको क्या होता है, इफरवेसेंट टैबलेट होता है, इसको कहते हैं पानी में थोड़ा सा रखिए घुल जाएगा, जैसे इनो घुलता है वैसे घुल, इसको पी लेने के लिए। तो उसको 1 into TDS कहते हैं, 3 टाइम कहते हैं लेने के लिए। फिर इसके अलावा डॉक्टर लिखते हैं इनहेलर डुओलिन, सांस लेने में दिक्कत तो इनहेलर डुओलिन 2 puff into BD, दो पफ मारिए, सुबह शाम मारना है। फिर उसके अलावा डॉक्टर अगर देखते हैं कि खांसी हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो कैसी खांसी है, ड्राई कफ है या मॉइस्ट कफ है, उसके अकॉर्डिंग अगर ड्राई कफ रहेगा, ठीक है, तो सिरप एलेक्स लिखेंगे 10 ml TDS, 10 ml 3 टाइम लेना है आपको, सुबह दोपहर शाम। अगर मॉइस्ट खांसी है तो ग्लिंटस BM लिखेंगे, 10 ml TDS या BD लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके जो ट्रीटमेंट है जो घर पे प्रोवाइड किया जा सकता है, घर पे पेशेंट आसानी से ले सकता है टैबलेट को, लेकिन ये समझिए कि डॉक्टर से प्रेस्क्राइब लेने होने के बाद ही बेसिकली मैं ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि हॉस्पिटल में कौन सा मेडिसिन चलाया जाता है सीओपीडी केस में, और इवन सीओपीडी केस में घर पे कौन कौन सा मेडिसिन चलाया जा सकता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेडिसिन जितने भी चलेंगे वो 18+ के लिए है, मैं बच्चों के लिए नहीं बताऊं, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो मेरी काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।